Hello everyone, welcome to Edukemi. My name is Anshuman, and in the practice for prelim series today we are going to solve 5 questions related to modern history. Now if you want to access all the free resources given by Edukemi, all you need to do is scan this QR. If you like this video, you can hit the like button and you can subscribe the channel. Now the first question is about Delhi proposals of 1927. Now अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, इफ यू हैव रेड एनसीईआरटीज, इफ यू हैव रेड स्टैंडर्ड बुक्स लाइक स्पेक्ट्रम, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ आई विल कैटेगराइज द डिफिकल्टी ऑफ दिस क्वेश्चन इन L1 लेवल, बिकॉज ये अगर आपने पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को अच्छे से पढ़ा है, राइट फ्रॉम अगर आप बोल सकते हैं 1857 से लेके 1947 तक के, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो प्रपोजल्स थे, चाहे वो मिशंस थे, उसके आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन और फिर हम लोग देखेंगे इसका सोल्यूशन. नाउ द क्वेश्चन इज द दिल्ली प्रपोजल्स ऑफ 1927 encompassed several key points. Now the first is advocated the establishment of Sindh as an independent province. The second is proposed the implementation of joint electorates with allocated seats specifically reserved for Muslims. The third statement is suggested proportional representation for Muslims in Punjab and Bengal based on their demographic share of the population. now आपको बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं अबाउट Delhi proposals of 1927. Now the given options are similar to what you saw in UPSC prelims 2023, क्योंकि आपको पता है अब आपको 1, 2 या 1, 2, 3, 1 and 3 इस तरह के ऑप्शंस भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने पिछले प्रीलिम्स में देखा है कि ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 टाइप के ऑप्शंस पूछ रहा है यूपीएससी, तो आपको भी इस तरह के ऑप्शंस के लिए रेडी रहना चाहिए और आपको प्रैक्टिस करना चाहिए. हालांकि हम लोग बाकी ऑप्शंस भी जो है जो 1 and 2 या 2 and 3 वाले होते हैं उसको भी लाते रहेंगे, तो उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन ये सारे ऑप्शंस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है. यहाँ पर ऑप्शंस क्या है? ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नन ऑफ दिस अबव. तो जल्दी से सोच के बताइए कि दिल्ली प्रपोजल्स के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो इसका सही आंसर है ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट अबाउट दिल्ली प्रपोजल्स ऑफ 1927. नाउ चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री. इफ यू हैव रेड, आपको पता है फ्रॉम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, उसके बाद इंपॉर्टेंट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक क्लॉज रखा गया था कि आफ्टर 10 इयर्स जो है इस एक्ट को फर्दर रिवाइज किया जाएगा. नाउ ये बात है अब 1927 की, कि उस समय बात हो रहा था कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसको रिवाइज करना है. नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है साइमन कमीशन के बारे में बात कर ली थी कि साइमन कमीशन जो है वो एक कंस्टिट्यूट किया जाएगा जो कि इस एक्ट को रिवाइज करेगा. नाउ यहाँ पर जो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने बोला कि हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को खुद फ्रेम करना चाहते हैं. ठीक है, आपने नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा होगा इस समय, तो उस समय ये बात चलती है कि एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया जाएगा. नाउ इसी में कुछ सिग्निफिकेंट इंक्लूजन्स जो है वो, या आप बोल सकते हैं जो आप बोल सकते हैं डिमांड जो है वो मुस्लिम लीडर्स के द्वारा किया गया था. और ये कहाँ पे किया गया था? एक मुस्लिम लीग का एक सेशन हुआ था दिल्ली में, जहां पर जो ये प्रपोजल्स को फाइनलाइज किया गया और बोला गया कि इनको ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना चाहिए. इसी कारण इसको दिल्ली प्रपोजल्स कहते हैं. ना यहाँ पर ये जो डिमांड्स क्या क्या थे, तो पहला क्या था? रिप्लेसमेंट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स विथ रिजर्व्ड सीट्स फॉर मुस्लिम्स इन फेवर ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट्स. तो यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आपको ध्यान में देना है कि 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई उसको फर्दर इंटेंसिफाई किया गया 1919 में. तो लीडर्स ने सोचा कि इसको डिवाइड एंड रूल की तरह यूज किया जा रहा है सेपरेट इलेक्टोरेट को, तो उन्होंने बोला चलिए हम लोग मान लेते हैं कि वी विल हैव जॉइंट इलेक्टोरेट, लेकिन वी विल हैव अ रिजर्व्ड सीट्स फॉर मुस्लिम. तो यहां पर जो है मुस्लिम्स के लिए जो सीट्स है वो रिजर्व रहना चाहिए और जॉइंट इलेक्टोरेट हम लोग जो है वो देख सकते हैं. नाउ द सेकंड प्रपोजल वाज एलोकेशन ऑफ 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. नाउ द थर्ड इज एडवोकेसी फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल बेस्ड ऑन देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन. देखिए पंजाब और बंगाल जो था वो मुस्लिम डोमिनेटेड जो थे वो प्रोविंसेस थे, तो वहां पर बोला गया कि उनको जो असेंबली जो वहां का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जो सीट्स मिलना था वो उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन उनको मिलना चाहिए. द फोर्थ वाज क्रिएशन ऑफ 3 न्यू प्रोविंसेस with Muslim majorities, सिंध, बलूचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको हम लोग NWFP के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो ये चारों प्रपोजल्स थे और आपने देखा कि यहां पर तीनों स्टेटमेंट जो है वो इसमें सही थे. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द लिमिटेड प्रोग्रेस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल कैन बी एट्रीब्यूटेड टू. आपको बताना है, मैं हिंदी में रिपीट करता हूं, कि जो हमारे इंडिया में ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बहुत ही लिमिटेड इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था. इसके पीछे मुख्य कारण क्या है आपको ये बताना है. नाउ द गिवन ऑप्शन ए इज लैक ऑफ स्किल्ड लेबर ड्यू टू माइग्रेशन, बी कंस्ट्रेंट्स अराइजिंग फ्रॉम
a shortage of natural resources, C, challenges arising from a scarcity of foreign capital, and D, the absence of robust हैवी इंडस्ट्रियल बेस। सोच के बताइए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी आपसे पूछ लेता है जहां पर आपके नॉलेज डेप्थ को वो चेक करता है। आपने जो है वो सारे रिवोल्ट्स के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन इस तरह का जो नॉलेज जो रिक्वायर्ड होता है, जब तक आपने पूरी तरह से पूरे पॉलिसीज को नहीं पढ़ा है, ब्रिटिश पॉलिसीज को, तब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर आपका जो है ये लेवल आपके नॉलेज का चेक कर रहा है, तो इसको हम लोग L2 लेवल में रख सकते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है एब्सेंस ऑफ रोबस्ट हैवी इंडस्ट्रियल बेस। नाउ अगर आपने ब्रिटिश पॉलिसी को देखा होगा, खास करके इंडस्ट्रीज को लेके, तो ब्रिटिश हमेशा से चाहते थे कि इंडिया का जो है वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या हुआ कि इंडिया जो है वो एक नाम मात्र का जो है वहां पर आप कुछ इंडस्ट्रीज ही रहे, बाकी जो मेजर रॉ मटेरियल्स हैं उसको हम लोग प्रोक्योर करें और जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो हम लोग ब्रिटेन में करें, मैनचेस्टर में करें। तो यहां पर ब्रिटिशर्स का हमेशा से ये पॉलिसी रहा है ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे पॉलिसीज भी लाए। वो ऐसे पॉलिसीज लाते थे जो कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट होते थे। जैसे इवन जो उस समय के फैक्ट्रीज एक्ट भी थे वो भी इस तरह से डिजाइन थे कि वो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट होते थे। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि इसका मेन रीजन क्या था कि यहां पर कभी भी बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज डेवलप होने नहीं दिया गया। तो यहां पर जो सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, द एब्सेंस ऑफ रोबस्ट हैवी इंडस्ट्रियल बेस। और इंडिया को जो है वो बस एक सोर्स बना दिया, एक नेट एक्सपोर्टर बना दिया ऑफ रॉ मटेरियल। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट हो गई। और आपको पता है जब ब्रिटिशर्स ने यहां से छोड़ा तो हम लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी सिचुएशन में थे। वन ऑफ द रीजंस वाज दिस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। यहां पर कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, आपको बताना है, इसको आपको अरेंज करना है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब सबसे पहले कौन हुआ और सबसे बाद में कौन हुआ। नाउ द फर्स्ट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल, सेकंड इज फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, थर्ड इज सूरत स्प्लिट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड फोर ट्रांसफर्स ऑफ इंडिया कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। नाउ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगेन L2, क्योंकि आपने ये बहुत सारे जो है आप मतलब सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि इसका कौन सा क्रोनोलॉजी है। ठीक है, तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 1 2 3 4। नाउ द फर्स्ट वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि 1905 में होता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906, सूरत स्प्लिट आपको पता है 1907 में हुआ था, और ट्रांसफर ऑफ इंडियाज कैपिटल टू दिल्ली वाज डन इन 1911। तो यहां पर दिस इज द क्रोनोलॉजी। तो बहुत इजी ऑप्शन था यहां पर आपका 1 2 3 4। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली कैरेक्टराइजेस द इंटेंट ऑफ कार्लाइल सर्कुलर ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल एरिया। आपको बताना है ये कार्लाइल सर्कुलर किस चीज से रिलेटेड था ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल एरिया। द फर्स्ट ऑप्शन इज सप्रेसिंग स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन द स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट्स, बी extending dual voting rights to the depressed classes, C establishing the constitutional status of British territories in India, D advocating English as the medium of instruction for advanced studies। सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सप्रेसिंग स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट्स। देखिए हुआ क्या था आपको पता है, स्वदेशी मूवमेंट जब हुआ था 1905 में, उस समय बहुत मास पार्टिसिपेशन हो रहा था बाई कॉलेज स्टूडेंट्स। तो कार्लाइल सर्कुलर जिसको इशू किया गया था ऑन अक्टूबर 22 1905 बाय बंगाल चीफ सेक्रेटरी, तो किसको किया गया था, टू रिस्पॉन्डेड टू द इंडियन यूथ अपोजिंग वेस्टर्न एजुकेशन अमिड द बंगाल पार्टीशन। यहां पर जो यूथ थे वो अपोज कर रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन अमिंग द बंगाल पार्टीशन, और ये डायरेक्टिव ने स्टेट किया कि कॉलेज डिफाइंग गवर्नमेंट ऑर्डर्स विद स्टूडेंट लिविंग वुडेंट रिसीव गवर्नमेंट सपोर्ट। मतलब जो भी कॉलेज जो है इस तरह के जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स को डिफाई कर रही है उनको गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। दिस डिक्री वॉज वाइडली क्रिटिसाइज्ड एज एन इम्पोजिशन ऑफ एजुकेशनल रिस्ट्रिक्शंस akin to slavery। तो यहां पर चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ टू enhance the educational system in British India, Lord Ripon initiated a commission in 1882 chaired by Sir William Hunter। आपको पता है जो विलियम हंटर कमीशन बनाया गया था एजुकेशन को लेके, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन 1882। तो आपको बताना है यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन जो थे वो पार्ट थे हंटर कमीशन के जो रिपोर्ट का। द फर्स्ट ऑप्शन इज द कमीशन एडवोकेटेड फॉर द ऑगमेंटेशन एंड इनहेंसमेंट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन फॉर द मासेस।
Second, recognizing the inadequate status of women's education, the commission urged local bodies in villages and towns to oversee elementary education. The third was, this resulted in the extraordinary rise in the number of educational institutions in India. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन जो थे वो या तो रिपोर्ट के पार्ट थे या एक जो थे आप बोल सकते हैं was a end result of the implementation of the Sir William Hunter Commission. तो जल्दी से बताइए, ऑप्शंस है आपके only 1, B only 2, C all 3 और D none of the above. तो सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या है. इसका सही आंसर है ओनली 2. इसको हम लोग सबसे पहले कैटेगराइज करेंगे L3 लेवल में. अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से इसलिए पढ़ना है क्योंकि जनरली जब आप एजुकेशन से रिलेटेड कमीशंस पढ़ते हैं या फिर आप किसी भी ब्रिटिश एरा के टाइम का जो कमीशन पढ़ते हैं तो सिर्फ आपको नाम पता होता है और उसका मकसद पता होता है कि ये किस चीज के लिए बनाया गया था. लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है जहां पर उस कमीशन के रिकमेंडेशंस के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है. तो यहां पर कमीशन ने जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक चीज यहां पर देखना चाहिए, वर्ड्स को ध्यान देना चाहिए कि देखिए प्रोफेशनल एजुकेशन की बात हो रही है. नो ये टाइम है 1882 का. उस समय नॉर्मल एजुकेशन भी जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन की जो बात करते हैं वो भी मैक्सिमम पॉपुलेशन को नहीं मिलता था. तो प्रोफेशनल एजुकेशन कहां से मिलेगा. तो आपको ये दिमाग लगाना है, इवन इफ यू आर नॉट नोइंग, अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि इस कमीशन का रिकमेंडेशन क्या है, स्टिल आपको एक आप बोल सकते हैं इंटेलिजेंट गैसिंग आपको यहां पर करना है कि 1882 की बात की जा रही है और ब्रिटिशर्स ने उन्हें उस समय जो है एजुकेशन पे कुछ खास खर्चा किया नहीं था. तो क्या वो इस हाल में ये बोलते क्या कि प्रोफेशनल एजुकेशन वो मासेस को मिलना चाहिए जबकि एलिमेंट्री एजुकेशन भी हमें नहीं मिला था. तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट गलत है. स्टेटमेंट 1 आपका गलत हो जाता है और जो स्टेटमेंट 2 और 3 जो है वो दोनों सही है. तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली 2. बाकी जो विलियम हंटर कमीशन के द्वारा जो आपका जो यहां पर है जो उसके रिकमेंडेशंस थे उसको आप पढ़ सकते हैं और इसके इंप्लीमेंटेशन के बाद रिमार्केबल इंक्रीज हुआ था इन दी नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. तो आपका डेफिनेटली स्टेटमेंट 3 जो है वो सही हो जाता है. तो देखिए हमने यहां पर 5 क्वेश्चन सॉल्व किया. नाउ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या हमारा मेन मोटिव है कि आपका रिवीजन जो है वो सही तरीके से होना चाहिए. नाउ आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, अगर आप इस साल प्रीलिम्स देने वाले हैं तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री बहुत हद तक कवर कर लिया होगा. क्या आपके नॉलेज आपको इतना कमांड हो चुका है कि आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? बिकॉज इसी डिफिकल्टी का क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में भी देखने को मिल सकता है या इससे थोड़ा सा और ज्यादा ही डिफिकल्ट हो सकता है. तो आपको अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. अगर आपका कहीं पर कुछ मिसिंग है तो आप अगेन उस चैप्टर में जाएं, उसको रिवाइज करके आएं और फिर इन सारे क्वेश्चंस को एक बार एनालाइज करें. तो इस तरह से क्या होगा, अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रोज ये प्रैक्टिस में करते हैं तो डेफिनेटली प्रीलिम्स के टाइम पे आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू.